सो हेलो एवरीवन। बेसिकली आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पे होगा, बहुत एक्साइटिंग चैप्टर पे। वो पहला चैप्टर क्या है? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी से इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है एग्जाम में। तो हम लोग बिना डिले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम आपसे पूछे कि बताओ रिस्पिरेशन क्या होता है, तो तुम बोलोगे फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है। इसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं? तो टोटल हम 5 बोलते हैं। पहला वेंटिलेशन, जिसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं, जिसमें क्या होता है? इंस्पिरेशन होता है और एक्सपिरेशन होता है एयर का एटमॉस्फेयर से नॉस्ट्रिल्स के थ्रू। और सेकेंड हम प्रोसेस बोलते हैं तो दूसरा है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है? एक्सचेंज होता है CO2 और O2 का, ठीक है, ब्लड वेसल्स के थ्रू, जिसको हम डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बोलते हैं। तीसरा होता है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। चौथा अगर हम प्रोसेस आपसे पूछे तो आप बोलोगे इंटरनल रेस्पिरेशन, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो, और इंटरनल रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो, और जहाँ पे बोल सकते हो कि ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो, CO2 का भी एक्सचेंज हो आपका ब्लड वेसल्स के बीच में। एक आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होगा? एल्बुलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कहाँ होगा? 2 ब्लड वेसल्स के बीच में। पांचवा अगर प्रोसेस बोलते हैं तो केमिकल प्रोसेस, जिसको हम लोग सेलुलर रिस्पिरेशन बोलते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है? ग्लूकोज आपका CO2 और ATP में ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो दिस इज ए केमिकल प्रोसेस, जिसको सेलुलर रिस्पिरेशन बोल रहे हैं। ये एक फिजिकल प्रोसेस भी है, फिजिको जहाँ पे 4 प्रोसेस आ रहा है, केमिको जहाँ पे 5वां नंबर पे आ रहा है। फिजिको में क्या क्या है? वेंटिलेशन और ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, इंटरनल रेस्पिरेशन। ये एक फिजिको प्रोसेस है। केमिकल में क्या होता है? जहाँ पे केमिकल प्रोसेस हो रहा है, जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना CO2 और CO2 और ATP में। अगर हम आपसे पूछे कि सेलुलर रेस्पिरेशन को आप डिफाइन करो, तो आप बोलना कि एक सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? जो इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन होता है किसका? ग्लूकोज का, फैट का, प्रोटीन का। उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होके ग्लूकोज और फैट और प्रोटीन किस में कन्वर्ट होते हैं? CO2 H2O और एनर्जी में। ये ऑक्सीडेशन होता है 2 सिनेरियो में, एक तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का बात करते हैं तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है, जिसमें 38 ATP का इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट मीन्स की खर्च होता है। इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट मीन्स की एनारोबिक रेस्पिरेशन, दैट मीन्स की 2 ATP का खर्च होता है। नॉट टॉकिंग अबाउट कि अगर हम कुछ एनिमल्स को लेते हैं, कुछ रिस्पिरेटरी सर्फेसेस को लेते हैं, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, मतलब हैबिटाट के बेसिस पे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे जो मैकेनिज्म जो ब्रीदिंग के होते हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट तरीका से होते हैं। जैसे एनिमल्स का बात करते हैं और रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर का बात करते हैं। एनिमल में स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, फ्लैटवर्म्स में सिंपल डिफ्यूजन होता है ओवर द इंटायर बॉडी सर्फेस। अर्थवर्म और फ्रॉग में मोस्ट क्यूटिकल के थ्रू होता है, क्यूटेनियस रिस्पिरेशन बोलते हैं। इंसेक्ट के में होता है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स और ट्रैकियल रिस्पिरेशन के थ्रू। और एक्वेटिक अर्थपोड और फिश और मोलस्का में होता है स्पेशल वेस्कुलाइज गिल्स, जिसको ब्रैंकियल रिस्पिरेशन बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं किसी भी टेरेस्ट्रियल एनिमल, जैसे कि एम्फीबियंस हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया और मैमल्स हो गया, इसमें होते हैं वेस्कुलाइज बैग्स, जिसको लंग्स बोलते हैं, मतलब पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो अगर हम बात करते हैं कि एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन मतलब मैच द फॉलोइंग करके बन जाता है। एनिमल्स जैसे स्पॉन्जेस का बात किया, सिलेंट्रेट का बात किया, फ्लैटवर्म्स का बात किया, तो वो रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर उसके होते हैं सिंपल डिफ्यूजन, बस इंटायर बॉडी सरफेस के थ्रू होते हैं। अर्थवर्म का बात किया, फ्रॉग का बात किया, मोस्ट क्यूटिकल होते हैं, जिसको हम लोग क्यूटेनियस रिस्पिरेशन बोलते हैं। इंसेक्ट्स का बात किए तो उसमें नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होते हैं, जहाँ पे ट्रैकियल रिस्पिरेशन होते हैं। एक्वेटिक अर्थपोड्स का बात किए, फिश का बात किए, मोलस्कस का बात किए, वहाँ पे स्पेशल वेस्कुलाइज गिल्स होते हैं, जिसको ब्रैंकियल रिस्पिरेशन बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का बात किया, एम्फीबियंस का बात किया, रेप्टाइल्स का बात किए, बर्ड्स और मैमल्स का बात की, वहाँ पे होते हैं वेस्कुलाइज बैग, जिसको लंग्स बोलते हैं, जहाँ पे पल्मोनरी रिस्पिरेशन होता है। नॉट टॉकिंग अबाउट कि ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है। सबसे पहला एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स मान लो, उसके बाद 1 पेयर का होता है जो बाहर, जहाँ से एयर आपका अंदर जाता है। वहाँ से फिर नेसल चैम्बर आता है, नेसल चैम्बर से आपका इंटरनल नॉस्ट्रिल्स आता है। फिर आप बोल सकते हो कि फूड के लिए फेरिंग्स, और एयर और फूड के लिए फेरिंग्स होता है। उसके बाद वहाँ पे होते हैं गलिट और होते हैं एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस होते हैं, एक होते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस फ्लैप टाइप स्ट्रक्चर होता है जो कवर्ड करता है ग्लॉटिस को। उसके बाद होते हैं साउंड बॉक्स, उसके बाद साउंड बॉक्स वहाँ पे कहाँ पे होता है? लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया। तो लैरिंग्स, साउंड बॉक्स कहाँ पे? लैरिंग्स में, और ट्रैकिया जहाँ से एयर पासिस करता है, और इसोफिगस फूड
फूड पाइप होता है। और ट्रैकिया पे होते हैं हाइलिन कार्टिलेज जो सी शेप के होते हैं, जो कोलैप्स होने से प्रोटेक्ट करते हैं। ब्रोंकी में एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, ये एनसीईआरटी का लाइन है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि हम एक राइट लंग्स लेते हैं, एक लेफ्ट लंग्स लेते हैं, दोनों के डिवीजन को ध्यान से समझते हैं। लेफ्ट लंग्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, 2 लोब्स के होते हैं। और अगर हम आपसे पूछते हैं कि इसमें कितने लोब होते हैं, इसमें सुपीरियर लोब होते हैं, इसमें इंफीरियर लोब होते हैं। अगर कार्डियक नोच का बात करते हैं तो सिर्फ ये लेफ्ट लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम बात करते हैं राइट लंग्स का तो इसमें 3 लोब्स होते हैं, एक सुपीरियर लोब, एक मिडिल लोब, एक इंफीरियर लोब। और यहाँ पे फीसर कितने होते हैं, एक हॉरिजेंटल फीसर होते हैं जो प्रेजेंट सिर्फ होते हैं राइट लंग्स में, जिसके कारण ये हमारा 3 लोब बनाता है। मतलब फीसर यहाँ पे होते हैं, हॉरिजेंटल फीसर होते हैं जिसके कारण सिर्फ ये राइट लंग्स में होते हैं। बट अगर हम बात करते हैं ऑब्लिक फीसर आपका लेफ्ट में भी होता है, राइट में भी होता है, मिडिल और इंफीरियर लोब के बीच में ऑब्लिक फीसर होता है। और हमारा सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब जो हमारा लेफ्ट लंग्स है उसके बीच में हमारा प्रेजेंट होता है ऑब्लिक फीसर। अगर देखते हैं कवरिंग ऑफ लंग्स के ऊपर, तो कवरिंग ऑफ लंग्स हमारा पेल्वियर मेम्ब्रेन के थ्रू कवर होता है। जो हमारा आउटर पेल्वियर होता है जिसको हम पैराइटल पेल्वियर बोलते हैं, और इनर पेल्वियर को विसरल पेल्वियर बोलते हैं, उसके बीच में होते हैं पेल्वियर फ्लूइड। पेल्वियर फ्लूइड प्रिवेंट करता है सेपरेशन को 2 पेल्वियर मेम्ब्रेन के बीच में, ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस फ्रिक्शन फ्रॉम अदर ऑर्गन, इसका यही काम होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे जो ट्रैकिया है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मतलब बोल सकते हो कि जो हमारा पाइप है आपका नॉस्ट्रल से जो स्टार्ट होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक तो कंडक्टिंग जोन, एक रिस्पिरेटरी जोन। ये क्या करता है, क्लियर करेगा। क्या क्लियर करेगा, क्लियर कंडक्टिंग एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। अब देखो फॉरेन पार्टिकल एयर को क्लियर करेगा फॉरेन पार्टिकल से। तीसरा ह्यूमिडिफिकेशन कराएगा एयर का। चौथा मेंटेन करेगा टेम्परेचर, कंडक्टिंग एयर अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन कर देगा टेम्परेचर को। अब उसके बाद हम बात करते हैं रिस्पिरेटरी जोन। रिस्पिरेटरी जोन में होते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। कंडक्टिंग जोन में क्या क्या आते हैं, ट्रैकिया आते हैं जिसमें आते हैं ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकी में क्या आते हैं, प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, टर्सरी ब्रोंकियोल्स। उसके बाद इनर्शियल ब्रोंकियोल्स से टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। तो फिर से सुनना, कंडक्टिंग जोन में आते हैं ट्रैकिया, ब्रोंकाई जिसमें प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई। फिर उसके बाद आते हैं ब्रोंकी के बाद ब्रोंकियोल्स, जो हम बोले थे कि T5 में ट्रैकिया डिवाइड करता है, वो डिवाइड करता है ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में। तो ब्रोंकी में 3 पार्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ब्रोंकियोल्स में इनर्शियल ब्रोंकियोल्स और फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ट्रांजिशनल और रिस्पिरेटरी जोन का बात करें तो उसमें होते हैं रिस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, एल्वेओलर डक्ट्स, एल्वेओलर सैक। उसके बाद हम अगर देखते हैं कि एपिथेलियम के कंडक्टिंग जोन में 2 टिश्यू होते हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक तो होते हैं सिंपल सिलेटेड कोलमनार और सिंपल सिलेटेड सीडो स्ट्रेटिफाइड। एपिथेलियम के रिस्पिरेटरी जोन में 2 टिश्यू होते हैं जिसको याद रखना है, सिंपल स्क्वामस जो फ्लैटेन होते हैं, एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। सी शेप हाइलिन कार्टिलेज होते हैं प्रेजेंट इन द ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकियो एंड इनर्शियल ब्रोंकियोल्स। तो अगर हम बात करते हैं सी शेप हाइलिन कार्टिलेज का, तो ये प्रेजेंट होते हैं ट्रैकिया में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकियोल एंड इनर्शियल ब्रोंकियोल्स में। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ एल्बुलाई का बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर जो हमारा एल्बुलाई का होता है वहां से एयर पास करेगा। यहाँ पे एपिथेलियम ऑफ एल्बुलाई होता है, बेसमेंट सब्सटेंस होता है, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी वहीं पे होते हैं। नंबर ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का बात करते हैं तो 3 होते हैं, सिंपल स्क्वामस, एपिथेलियम ऑफ एल्बुलाई, बेसमेंट सब्सटेंस एंड एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। तो हमारा आरबीसी का फ्लो कहाँ से हो रहा है, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, वहां पे उसके ऊपर होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर होते हैं एपिथेलियम ऑफ एल्बुलाई। अगर बात करते हैं कितने डिफ्यूजन के मेम्ब्रेन है, 3 है। कौन कौन से, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, एल्बुलाई का बात कर रहे हैं तो 3 डिफ्यूजन के मेम्ब्रेन होते हैं, एक सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्बुलाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। बोल सकते हो कि इसके जो डिफ्यूजन के मेम्ब्रेन है उसके थिकनेस लेस देन 1 mm के बराबर होते हैं। रेट डिफ्यूजन होते हैं। अगर हम बात करते हैं गैसेस का, वो अफेक्टेड कैसे होते हैं, वो होते हैं अफेक्टेड, पहला थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। अगर हम बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, तो एनसीईआरटी लिखता है कि 20 से 25 टाइम्स हायर होता है ऑक्सीजन के सॉल्युबिलिटी से।
फिर हमारा नेक्स्ट आता है कि लंग्स जो होता है वो सिचुएटेड होता है कहाँ पे, थोरासिक चैम्बर में। वो कैसा होता है, एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर है। थोरासिक चैम्बर फॉर्म कैसे करता है, डॉर्सली वर्टिब्युलर कॉलम से, वेंट्रली स्टर्नम से, लेटरली रिब से, लोअर साइड डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। कुछ अरेंजमेंट जो इसेंशियल होते हैं हमारे ब्रीदिंग के लिए, अगर हम उसको डायरेक्टली अल्टर नहीं कर सकते, अगर अल्टर करते हैं प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ये एनसीईआरटी का है कि हम लोग कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, क्योंकि वो क्या है, उस तरह के अरेंजमेंट है ब्रीदिंग कराने के लिए। मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीदिंग को समझते हैं। ये एक अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन होता है दो टाइप ऑफ मसल्स का, एक होता है डायफ्राम मसल्स, एक होता है फेरेनिक मसल्स, और उसको हम सेकेंड वाला को बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के ऊपर और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स के ऊपर, तो ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में जब हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व होता है उस वक्त अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का बात करते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स नॉर्मल ब्रीदिंग में यूज होता है जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, थोरासिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, रिलैक्सेशन होता है, थोरासिक वॉल्यूम डिक्रीज होता है। फोर्सफुल ब्रीदिंग का बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा थोरासिक वॉल्यूम हमारा डिक्रीज होगा, रिलैक्स होगा थोरासिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। फिर उसके बाद इंटर कोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट अगर कर रहा है तो मान लो कि स्टर्नम और रिब्स लिफ्ट अप होगा, थोरासिक वॉल्यूम डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज होगा। डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फ्लैटन करेगा, थोरासिक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में। देखो इंस्पिरेशन क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। इसमें होता क्या है, कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका, डायफ्राम मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसके कारण क्या होगा, थोरासिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। किस डायरेक्शन में, अभी हम लोग देखे थे कि इंक्रीज होता है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में। और अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आता है तो इंक्रीज होगा थोरासिक वॉल्यूम का डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में। इस वक्त क्या होगा कि टोटल वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा प्रेशर। बेसिकली इसमें होगा क्या, टोटल वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, एटमॉस्फेयर एयर इंटर इनटू द लंग्स, दैट मीन्स की इंस्पिरेशन होगा। एटमॉस्फेयर एयर इंटर होगा लंग्स में, इंस्पिरेशन होगा। तो कहीं ना कहीं अब हम लोग इंस्पिरेशन प्रोसेस को समझ गए कि एक्टिव प्रोसेस होता है। यहाँ पे पहला क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा डायफ्राम मसल्स का, जिसके कारण क्या होगा, डायफ्राम मसल्स का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन होगा डायफ्राम मसल्स में, तो थोरासिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है किस डायरेक्शन में, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इंक्रीज थोरासिक वॉल्यूम इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। करने वाले हैं इंस्पिरेशन, दैट मीन्स की एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस होता है इंस्पिरेशन, दैट मीन्स की सांस लेना। कॉन्ट्रैक्शन होता है दो मसल्स का, डायफ्राम मसल्स इंक्रीज करता है थोरासिक वॉल्यूम का एंटीरियर पोस्टल एक्सिस में जब डायफ्राम मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो थोरासिक वॉल्यूम का इंक्रीजमेंट होगा डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में, दैट मीन्स कि इंक्रीज होगा टोटल वॉल्यूम, जिसके कारण हमारा उस इंस्पिरेशन के केस में डिक्रीज होगा प्रेशर। एटमॉस्फेयर का एयर इंटर होगा लंग्स में, इंस्पिरेशन अकर होगा। हम लोग बात करने वाले एक्सपायरेशन प्रोसेस। ये एक पैसिव प्रोसेस होता है। इसमें होता क्या है, रिलैक्सेशन होता है डायफ्राम मसल्स का, किस डायरेक्शन में रिलैक्सेशन होगा डायफ्राम मसल्स का, मतलब कि वॉल्यूम थोरासिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का बात करते तो यहाँ पे डिक्रीज होता है थोरासिक वॉल्यूम डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में, जिसके कारण प्रेशर इंक्रीज होगा और एक्सपल्जन होगा एयर का, मतलब एक्सपिरेशन ऑफ एयर होगा। अब देखो, तो अगर हम बात करते हैं फोर्स एक्सपिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस होता है। यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स का रोल होता है। यहाँ पे क्या होगा कि फोर्स एक्सपिरेशन में दो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स में, एक एब्डोमिनल मसल्स में, जिसके कारण थोरासिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा थोरासिक प्रेशर, फोर्स एक्सपिरेशन कहलाएगा। अब देखो हमारा कुछ रिस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज आते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि किसी भी एक एवरेज हेल्दी ह्यूमन अगर जब ब्रीथ करता है तो 12 से लेकर 16 टाइम्स पर मिनट करता है। जो वॉल्यूम होता है एयर का वो इन्वॉल्व होता है ब्रीदिंग के लिए, और ये एस्टिमेट कैसे होते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम स्पैरोमीटर बोलते हैं, जो एक तरह से एनसीईआरटी लिखता है कि ये हेल्प करता है क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। एस्पैरोमीटर का काम है कि वो क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन में वर्क करता है। ये रिकॉर्डेड बाय स्पैरोग्राम। स्पैरोग्राम क्या है, एक तरह का ग्राफ होता है। स्पैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है। अगर हम बात करते हैं कि कुछ लंग्स वॉल्यूम के ऊपर, तो लंग्स वॉल्यूम में जैसे पहला लंग्स वॉल्यूम आता है हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो होते हैं 2500 लेके 3000 ml। टाइडल वॉल्यूम 500 ml। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से लेके 1100 ml। और अगर हम बात करते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, जो एक होते हैं 1100 से लेके 1200 ml।
बात करते हैं कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के ऊपर, तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो आप सांस ली वो है 2500 से लेकर 3000 ml। टाइडल वॉल्यूम जो लंग्स के अंदर है, मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम हमेशा कंबाइन होकर आएगा। अगर हम बात करते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, जो किसी भी कंडीशन में जब आप इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन ना भी ले रहे हो तो हमेशा वो रहेगा, वो होता है 1100 से लेकर 1200 ml। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 100 से लेकर 1100 ml। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम के साथ भी रहेगा और टाइडल वॉल्यूम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के साथ भी रहेगा। अगर कुछ भी नहीं हो फिर भी रेसिडुअल वॉल्यूम होता है हमारे 1100 से लेकर 1200 ml, ताकि लंग्स कोलैप्स ना कर जाए उसके लिए। कुछ कैपेसिटीज है जैसे इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज में हम क्या बोले कि टाइडल वॉल्यूम IRV के साथ भी रहेगा और IRV के साथ मिलके 3500 ml हो जाता है और ये बनाता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। उसी तरह से एक्सपिरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम ERV के साथ भी रहेगा और ये बनाता है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी मतलब जीने के लिए कितना चाहिए, वाइटल कैपेसिटी मतलब जरूरत कितना है। एक तो टाइडल वॉल्यूम हो गया, एक हो गया इंस्पिरेटरी रिजर्व, एक हो गया एक्सपिरेटरी रिजर्व। अब हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के ऊपर बात करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट जो ऑक्सीजन का होता है बेसिकली वो दो जगह से होता है। एक तो प्लाज्मा के थ्रू होता है, एक होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। तो प्लाज्मा के थ्रू होता है 2 से 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, और दूसरा होता है हमारा 97 से 98 के फॉर्म में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, डेट मीन्स कि HbO2 के फॉर्म में। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 का बात करते हैं तो 3 जगह से होता है। एक तो HbCO2 के फॉर्म में होता है, उसके बाद HbCO2 मतलब जब हीमोग्लोबिन का कॉम्बिनेशन CO2 के साथ हो उसको हम HbO2 बोलते हैं, तो वो 23% होता है। 70% तो हमारा SCO3 डेट मीन्स कि बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है और वो भी प्लाज्मा के थ्रू ही होता है। फिर 7% हमारा क्या है CO2 डिसॉल्व होता है प्लाज्मा में, तो उसके थ्रू हो जाता है। NCERT लिखता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो लेस सॉल्युबल होता है प्लाज्मा में, और जो CO2 होता है उसका सॉल्युबिलिटी 20 से लेकर 25 टाइम्स ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से। फिर हमारा आता है कि जो मेनली ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 टोटल कितना होता है 77%। कैसे, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 70% और 7% तो डायरेक्ट प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। तो टोटल प्लाज्मा के थ्रू 77% ट्रांसपोर्ट होता है, 70 बाइकार्बोनेट के फॉर्म में और वो भी प्लाज्मा के थ्रू ही होगा, 7% डिसॉल्व के थ्रू होता है। अब देखो फिर हमारा आता है सिग्मोइड कर्व जिसको हम बोर्स इफेक्ट और हेल्डेन इफेक्ट बोलते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए कि आप सिग्मोइड कर्व बोर्स इफेक्ट का बात करते हो तो इसमें परसेंटेज सैचुरेशन कर्व और हमारा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का देखते हैं, ये दोनों के बीच में ग्राफ बनता है राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट का। तो P50 पे वैल्यू होता है 26 mm ऑफ Hg, इसको याद रखना है। और राइट शिफ्ट को समझते हैं। लेफ्ट शिफ्ट एक फेवरेबल कंडीशन है जहाँ पे HbO2 का एसोसिएशन होता है जिसको हेल्डेन इफेक्ट बोलते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट में पार्शियल प्रेशर CO2 का कम होता है। अगर हम बात करते हैं बेसिक नेचर का तो यहाँ पे H+ कम होता है और OH- दैट मीन्स कि pH ज़्यादा होता है और P50 का वैल्यू कम होता है, टेम्परेचर कम होता है, ये होता है नियर द लंग्स। राइट शिफ्ट एक अनफेवरेबल कंडीशन है जहाँ पे HbO2 का डिसोसिएशन होता है जिसको बोर्स इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है, पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा होता है, pH कम होता है, H+ ज़्यादा होता है, P50 ज़्यादा होता है। टेम्परेचर अगर बात करते हो तो 43 डिग्री तक चल जाता है, मीन्स टेम्परेचर भी यहाँ ज़्यादा होता है और ये टिश्यू के नियर होता है, इसको हम राइट शिफ्ट बोलते हैं। अगर हम एक इम्पॉर्टेंट बात देखते हैं कि जो हमारा लोडिंग CO2 का कहाँ पे होता है, नियर टिश्यू होता है, नियर टिश्यू होता है। इसमें होता क्या क्या है, सबसे पहले याद रखना कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है जिसमें एक प्रोसेस होता है क्लोराइड शिफ्ट, जिसको हैमबर्गर फिनोमेना बोलते हैं, जहाँ पे फॉर्मेशन होता है पोटेंशियल ऑफ RBC मेम्ब्रेन, जहाँ पे क्या होता है फॉर्मेशन होता है पोटेंशियल ऑफ RBC मेम्ब्रेन। और यहाँ पे याद रखना कि एक HbO2 जिसको हम बोल रहे हैं वो बफर के जैसा एक्ट करता है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभार। अब देखो फिर हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेस के बारे में 2 बातें याद रखना कि ये होते हैं प्रेजेंट RBC में, ये स्मॉल अमाउंट आपके ब्लड प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होते हैं। फिर अगर हम देखते हैं कि अनलोडिंग ऑफ CO2 ये कहाँ पे होते हैं, मतलब लोडिंग तो हो गया नियर टिश्यू, अनलोडिंग कहाँ पे होंगे, एल्वुलाई के पास होंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे होते हैं एक प्रोसेस रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। और याद रखना है कि HbO2 वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या था आपका HbO2 बफर के जैसा काम कर रहा था और HbO2 जब अनलोडिंग होता है तो उस वक्त स्ट्रॉन्ग एसिड दैट मीन्स कि रिलीज H+ का काम करता है। तो बेसिकली अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमारा अगर आपसे सिंपल सा पूछे कि नियर टिश्यू क्या होगा, HbO2 का डिसोसिएशन होगा जिसको हम बोर्स इफेक्ट बोलते हैं। नियर लंग्स क्या होगा, हेल्डेन इफेक्ट होगा, HbO2 का एसोसिएशन होगा। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से आता है नर्वस रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, मतलब कि रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग 2 तरीका से होता है, एक तो होता है DRG, एक होता है
VRG, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एक होता है VRG, ठीक है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप में इंस्पिरेटरी एरिया में क्या क्या आते हैं, रेस्पिरेटरी रिजिम सेंट्रल जिसको हम लोग कंट्रोल करते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग यहाँ पे होता है, डेट मीन्स की सिर्फ इंस्पिरेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है DRG, डेट मीन्स की रेस्पिरेटरी ग्रुप में इंस्पिरेटरी एरिया में क्या है, रेस्पिरेटरी रिजिम सेंटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये कंट्रोल करता है नॉर्मल ब्रीदिंग को, डेट मीन्स की इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। यहाँ पे दो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है DRG में, दो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम मसल्स। वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप में एक्सपिरेटरी एरिया आता है, यहाँ पे कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन होता है दो मसल्स का, एक होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। फिर हमारा क्या आता है सेरेब्रम, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉलेंट्री ब्रीदिंग। तो वॉलेंट्री यहाँ पे होते हैं पोन्स और होते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो एमओ जो होते हैं यहाँ पे कंट्रोल करते हैं इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग को, याद रखना। पोन्स के पास होते हैं निमोटॉक्सिक सेंटर जिसको हम लोग बोलते हैं स्विच ऑफ सेंटर, और ये सेरेब्रम। अब हम लोग बात करते हैं सेरेब्रम के ऊपर। सेरेब्रम के पास होते हैं, सेरेब्रम से थोड़ा नीचे होते हैं पोन्स के पास होते हैं एमओ मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा जो कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग। और देखो जो पोन्स है हमारा, जिस वहाँ पे होते हैं निमोटॉक्सिक सेंटर, ये स्विच ऑफ सेंटर होते हैं। जब क्या होगा कि हमारा स्टॉप इंस्पिरेशन होगा फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, तो निमोटॉक्सिक सेंटर हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण से रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब आप दौड़ते हो तो ये प्रोसेस होता है कि रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज होता है, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन और सांस लेने का ड्यूरेशन कम हो जाता है। क्यों होता है, जब क्या होता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन में इंस्पिरेशन स्टॉप हो जाता है तो ये निमोटॉक्सिक सेंटर हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण ये प्रोसेस होता है। अब हमारे पास है केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। तो ये होता है कीमो रिसेप्टर पे बेस्ड। यहाँ पे सेंसिटिव होते हैं H+ और CO2 के लिए। यहाँ पे सेंट्रल कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं एमओ के बीच में, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं कैरोटिड आर्टरी और अरोटा के बीच में, अरोटा के पास। ये हमारे जो होते हैं H+ और CO2 इंक्रीज कराते हैं सेंट्रल स्पाइनलो फ्लूइड में, और यहाँ पे जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं H+ और CO2 हमारे इंक्रीज होते हैं ब्लड में। एमओ क्या करेगा, रेट ऑफ ब्रीदिंग को इंक्रीज करेगा। तो केमिकल रेगुलेशन में देखो कीमो रिसेप्टर सेंसिटिव होता है H+ और CO2 के लिए। यहाँ पे जो कीमो रिसेप्टर होते हैं दो तरह से समझो, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं एमओ में, और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं कैरोटिड आर्टरी और अरोटा के पास। यहाँ एक में क्या होगा, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर में H+ और CO2 इंक्रीज होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर में क्या होगा, H+ और CO2 इंक्रीज होता है ब्लड में। एमओ इंक्रीज कराएगा रेट ऑफ ब्रीथिंग को। फिर हमारे पास होता है डिसऑर्डर रेस्पिरेटरी सिस्टम के। अस्थमा में क्या होता है, सबसे पहले याद रखना ब्रीदिंग साउंड होगा, यहाँ पे ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लेमेशन होता है, यहाँ पे डिफिकल्टी होता है ब्रीदिंग में। एम्फाइसीमा का बात करो तो ये क्रोनिक डिसऑर्डर है, जहाँ पे एल्वुलाई का वॉल जो होता है वो डैमेज हो जाता है, रिस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है। ये सबसे पहला मेजर कॉजेज इसमें क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। फिर हमारा आता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये एक इंडस्ट्रियल बोल सकते हो, जहाँ पे क्या होता है ग्राइंडिंग, स्टोन ब्रेकिंग और डस्ट प्रोड्यूस होता है। डिफेंस मैकेनिज्म्स ऑफ बॉडी कैन नॉट कॉप विद द सिचुएशन। लॉन्ग एक्सपोजर के कारण क्या होता है, फिब्रोसिस होता है, दैट मीन्स कि पॉलीफ्रेशन होता है फिब्रस टिश्यू का, और जिसके कारण लंग्स डैमेज हो जाता है। तो ये था हमारा ब्रीदिंग चैप्टर। तो हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।